नमस्कार। पिछली चर्चा में प्लेटो के सौंदर्यपरक अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे। प्लेटो ने जो सौंदर्य के लिए जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और उससे पूर्व की भी जो सौंदर्यात्मक अवधारणाएं चली आ रही थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की। प्लेटो ने सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए मूलतः दो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। एक थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रत्यय का सिद्धांत, और दूसरा अनुकरण का सिद्धांत। प्रत्यय के सिद्धांत के बारे में जहाँ बात करें तो ये, चूँकि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक भी था, तो दार्शनिक व्याख्या करते हुए उन्होंने उसकी तात्विक मीमांसा की कि भाई जो प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो एक विचारात्मक बिंब है, बिंदु है या बिंब है जो हमारे ज्ञान का आधेय है, जिसके आधार पर किसी एक निर्णय स्तर पर पहुंचा जाता है, और यह विचार मनुष्य स्वतः उसको उद्भूत नहीं कर सकता। ये दैवीय चेतना से, दैवीय कृपा से, दैवीय इच्छा से ये मनुष्य के मनस में प्रस्फुटित होता है, और यही कॉन्सेप्ट ज्ञान का आधार भी होता है। और उन प्लेटो का ये मानना था कि जिस कलाकार जो सृजित वस्तु का रचना करता है, उसका एक पूर्व बिंब उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में होता है, और वह जो बिंब है वही प्रत्यय है और वही ईश्वरीय देन है। तो इसी को आधार मानकर उन्होंने कलाओं का वर्गीकरण भी किया। अगर कला की दृष्टि से इसको चर्चा करें तो प्लेटो का ये मानना था कि जिस निर्माण में कोई प्रक्रिया हो, प्रविधि हो, वह कला है। यानी किसी का ठोस आकार का सृजन हो, वह कला है। और वो जो ठोस आकार निर्मित होता है, वह जो कलाकार के मन में जो बिंब, जो ईश्वरीय देन से प्रस्फुटित हुआ है, उसका अनुकरण होता है। वो उसको आधार मानकर उसकी रचना करता है। जिस प्रकार बढ़ई चारपाई का निर्माण करता है, तो चारपाई का बिंब उसके दिमाग में पूर्व में होता है, एक बिंब प्रस्फुटित है, तो उस बिंब की रचना अपनी रचना में डालकर वो उसको सृजित करता है, उसकी रचना करता है। तो कलाकार एक निमित्त मात्र है जो उस प्रत्यय को, उस बिंब को वह भौतिक रूप में उसको स्वरूप प्रदान करता है। तो वह एक जो दैवीय कृपा हुई थी, जो ईश्वरीय जो कृपा थी, उसका संवाहक है। वो निमित्त मात्र है, और वो उस कॉन्सेप्ट को वो भौतिक रूप में वो सृजित करता है। तो और अगर जिसको कहते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए अपन बात कर रहे थे, तो जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दार्शनिक इसकी व्याख्या करते हैं, तो कॉन्सेप्ट को सामान्य तो दो प्रकार का माना गया है। एक सामान्य प्रत्यय, दूसरा विशेष प्रत्यय। पूर्व की चर्चा में भी अपन ने बात की होगी इसके सामान्य प्रत्यय, और जब सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात की थी, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात की, तो एक प्रत्यय की बात निश्चित रूप से आई होगी, सामान्य प्रत्यय और विशेष प्रत्यय। सामान्य प्रत्यय जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट जो है वो उसका विस्तृत दायरा होता है, और कला के अंदर उसकी सर्वग्राह्यता भी अधिक होती है। और विशिष्ट जो होता है वो एक विशेष स्वरूप लेकर होता है। जिस प्रकार एक सामान्य प्रत्यय है कि जैसे गाय है, तो गाय एक सामान्य घटना, एक सामान्य प्रत्यय हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया भाई। गाय का जैसे ही जिक्र करते हैं तो गाय का एक बिंब आपके दिमाग के अंदर प्रस्फुटित होता है, तो वो सामान्य कॉन्सेप्ट है गाय का। उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं अपन। वैसे ही अगर मान लो विशेष प्रत्यय की बात करें, स्पेशल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कहा जैसे लाल गाय, तो एक पर्टिकुलर लाल रंग की गायों का बिंब आपके मस्तिष्क में होता है।
तो ये कॉन्सेप्ट है। भारतीय दर्शन के अंदर दो प्रकार की थ्योरी है ज्ञान को प्राप्त करने की, एक निगमनात्मक, एक आगमनात्मक। जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे प्रत्यक्ष का ज्ञान कहा जाता है, उसको तो आगमनात्मक थ्योरी से हम उसको निर्णय शक्ति पर, उसके तर्क, उसके निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसका भार, उसका विश्लेषण करके एक उसका निचोड़ निकाल कर हम उसको एक अवधारणा के रूप में अपने विचार बिंदु में उसको स्थान देते हैं। लेकिन जो निगमनात्मक होती है वो तर्क, विशेषण और अनुभव के आधार पर होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट की थ्योरी है, ये निगमनात्मक थ्योरी है। जो कॉन्सेप्ट है वो ईश्वरीय देन है, जो आपके मन में या आपके मस्तिष्क में प्रस्फुटित होता है और वही भौतिक रूप लेकर एक रचना का संसार सामने लाता है। तो मूल जो है वो कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने एक प्रत्यय की थ्योरी उन्होंने प्रदान की। दूसरी थ्योरी उन्होंने जो दी थी वो अनुकरण का सिद्धांत है। अभी जब प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो इसमें अनुकरण भी निहित है। जैसे जो कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय जो है वो ईश्वरीय देन है और कलाकार इस जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी रचना प्रक्रिया से, सृजन प्रक्रिया से उसको एक भौतिक स्वरूप देता है। तो यह उस कॉन्सेप्ट का अनुकरण है, यानी जो बिंब उसके विचार बिंदु में या मस्तिष्क में या उसके उत्पन्न हुआ था, उसको एक भौतिक स्वरूप जो प्रदान किया, वो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट का नकल है, अनुकरण है। क्योंकि जो सत्य है वो तो ईश्वर जनित है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रुथ है, और जो कॉन्सेप्ट का जो रचनात्मक प्रक्रिया से उसका जो सृजन होता है वह आभासी होता है। आभासी मतलब अनुकरणीय है, अनुकरण किया हुआ है, नकल किया हुआ होता है। जैसे जितने भी उपयोगी कलाएं थी, प्लेटो ने उपयोगी कलाओं को ललित कलाओं से थोड़ा उच्च दर्जे का माना। जितनी भी उपयोगी कलाएं थी, जैसे बडीगिरी है या मान लो दस्तकारी है या अन्य बहुत सारी कलाएं, जैसे कपड़े सीने की भी कला है, तो जितनी भी उपयोगी कलाएं हैं, मकान निर्माण की कला है, ये जितनी भी कलाएं हैं वो कॉन्सेप्ट का, एक प्रत्यय का अनुकरण। और तो इस प्रकार की जो कलाएं हैं, जो उपयोगी कलाएं हैं, उसने सत्य से 2 गुना दूर माना। लेकिन ललित कलाओं को, काव्य को, नाट्य को, मूर्ति को उन्होंने तीसरी श्रेणी में लिया। प्रथम श्रेणी में कॉन्सेप्ट, दूसरी श्रेणी में उपयोगी कलाएं और तीसरी श्रेणी में ये ललित कलाएं। और जिसमें कलाकार जो भी चीज़ सृजित करता है वो उसका मानना था कि ये सत्य से 3 गुना होगी। उसका कारण कि कॉन्सेप्ट अपने आप में सत्य है और जो उपयोगी कलाएं हैं वो सत्य से दुगुना दूर है। और ये जो कला है ये इनकी भी नकल है। ये संसार जो प्रकृति है ये भी तो एक कॉन्सेप्ट की नकल है और ये इसी का ही अनुकरण करते हैं। तो ये सत्य से 3 गुना दूर हो। हालांकि उन्होंने संगीत को थोड़ा श्रेष्ठ जरूर माना था प्लेटो ने, चित्रकला, मूर्तिकला, अभिनय के अलावा संगीत को उन्होंने थोड़ी तवज्जो जरूर दी थी। और उसमें भी ये कहा था कि भाई जो संगीत है उसके द्वारा अगर शिक्षा संभव हो तो वो संगीत ज़्यादा श्रेय। शब्दों को ध्वनि का अनुगामी होना चाहिए, उनका मानने का ये तात्पर्य था। राग, ताल, स्वर जो है वो अनुगामी हो इतना आवश्यक नहीं है, जबकि ध्वनि का अनुगामी होना अधिक जरूरी मानते थे प्लेटो। उदात्त स्वर लहरियाँ और जो युद्धात्मक यानी जो उत्साह और वीरता, उत्साह, इस प्रकार के भाव जो पैदा करे उस संगीत को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। ठीक इसी प्रकार काव्य में भी उन्होंने उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जो वीर रस की हो, जो हास्य की हो और जिसमें शुभ कार्य होता हो या किसी का नैतिक निर्माण होता हो, चरित्र का निर्माण होता हो, समाज के कोई उपयोग में आने वाली वस्तु हो। इस प्रकार की कलाओं को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। और जिन कलाओं के अंदर करुणा, भय, पीड़ा, दुख, इन सब चीज़ों का समावेश हो, उसको उन्होंने उनका
त्याज्य, उसको त्यागने की उन्होंने बात कही कि इस प्रकार की जो कलाएं हैं जिसमें दुखी विषयों का या करुण विषयों का या पीड़ामय विषयों का या चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है, चित्र बनाया जाता है, काव्य रच लिखा जाता है या अभिनय किया जाता है, तो इस प्रकार का काव्य समाज के लिए और राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। तो इनको अपन त्याग दिया जाना चाहिए। तो मूल रूप से जैसे प्लेटो राजनीतिज्ञ था, उन्होंने एक आइडियल कैपिटल की, आदर्श राज्य की एक उन्होंने रचना की, आदर्श राज्य का एक संकल्प उन्होंने सोचा और उसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें निर्धारित की कि किस प्रकार से होने चाहिए। तो उनमें भी जब कलाकारों का और इनका बात आया तो इन्होंने कहा भाई, दो उन्होंने तर्क दिए कि भाई पहला तो ये जो उन्होंने तात्विक मीमांसा उसकी की, क्योंकि दार्शनिक थे तो तात्विक मीमांसा की कि चूँकि कला प्रकृति स्वयं एक सत्य की नकल है, प्रकृति स्वयं एक सत्य की नकल है और कलाकार इस नकल की भी नकल करते हैं, तो ये सत्य से 3 गुना दूर हो गए। तो इस प्रकार के मिथ्या और भ्रामक सृजन करने वालों का राज्य में कहीं विशेष स्थान उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो उन्होंने कारण दिया, वो कारण दिया कि ये जो कलाकार होते हैं, अगर ये वीर रस की और साहस और उत्साह या राष्ट्र के शिक्षा के हित से, नीति के हित से कोई रचना करते हैं, वो तो स्वीकार्य है, पर अमूमन कलाकार जो करुण भाव, पीड़ा, दुख, दर्द, दया, इस प्रकार की जो रचनाओं का निर्माण करते हैं, उससे तो पूरे समाज में एक पीड़ा का संचार फैलेगा और यह उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये 2 प्रकार के उन्होंने तर्क देकर कलाओं के प्रति जो उनकी अवधारणाएं थी उन्होंने अपनी प्रस्तुत की। अच्छा, उनका अनुकरण करने का आशय ये कदापि नहीं था कि उन्होंने सत्य को जान लिया। अगर कलाकार किसी, उन्होंने उसके दार्शनिक व्याख्या, कलाकार अगर किसी कृति का निर्माण करता है, किसी रचना का निर्माण करता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसने उस कलाकार ने उस सत्य को जान लिया। नहीं, सत्य को उसने नहीं जाना है, वह तो सत्य का सतही रूप से उसको अभिव्यक्त करता है, वह सत्य का सृजन नहीं कर सकता। वह केवल सत्य तो केवल कॉन्सेप्ट है और वह ईश्वर द्वारा रचित है। तो वो कोई भी कलाकार, चाहे वो उपयोगी कलाकार हो, चाहे वो ललित कलाकार हो, वो सत्य का सर्जन नहीं कर सकता। वह तो केवल उसका अनुकरण ही कर सकता है, अनुकरण कभी सत्य नहीं हो सकता। ये कलाओं के प्रति उसकी एक विशेष सोच थी जो प्लेटो ने अभिव्यक्त की। अनेक ग्रंथ लिखे उन्होंने, क्योंकि चित्रकला के बारे में स्पष्ट अलग से कोई उनका व्याख्यान नहीं है, लेकिन काव्य और अभिनय के बारे में बात करते हुए जो उन्होंने अपनी कला के प्रति दृष्टिकोण रखा, सौंदर्य के प्रति उन्होंने जो दृष्टिकोण रखा, तो वह कलाओं पर भी ठीक उसी प्रकार लागू होता ही है। तो अब उनकी दृष्टि में ये इन्होंने कलाओं के दार्शनिक और तात्विक जो व्याख्या की और उपयोगिता या सामाजिक स्वरूप को लेकर उन्होंने जो व्याख्या की, ये जो दोनों व्याख्याओं के अंदर जो कलात्मक सौंदर्य बोध है वो भी कहीं न कहीं समाहित है। अगर देखा जाए तो जो प्रकृति का सृजन किया है या जो कॉन्सेप्ट का उन्होंने उसको कलाकार ने उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक रचना की है, तो वो रचना समाज के लिए कितनी अधिक उपयोगी है और समाज उसको कितनी विशालता के साथ उसको स्वीकारता है, वह उसका एक सौंदर्य बोध हो गया कि जो कला अधिक उपयोगी है और समाज के हित में काम आ रही है, उसका सौंदर्य जो है, सौंदर्य बोध है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा श्रेष्ठ करे। क्यों? क्योंकि उसमें जहाँ सृजन की बात तो है ही, साथ में उसको उपयोगिता का भी एक पक्ष है और वो उपयोगिता की वजह से लोगों की स्वीकार्यता भी है, उसके प्रति आकर्षण भी है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि भाई किस प्रकार कला में सौंदर्य को अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो उन्होंने उपयोगिता के आधार पर उसको सौंदर्य को प्रतिस्थापित किया। दूसरा, सौंदर्य उन विषयों के प्रति, उन भावों के प्रति जो समाज में व्यक्ति के अंदर एक उत्तरगामी, ऊर्ध्वगामी उसका चारित्रिक विकास कर सके। यानी
वो निराशा के भाव से छंट कर और आशा के भाव को, उत्साही भाव के साथ में वो अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके और आगे बढ़ सके। तो उस स्थिति के लिए भी उन्होंने जो सौंदर्य की परिकल्पना की, वो परिकल्पना ये थी कि भाई वह ऐसे विषयों को लेकर जो सृजन किया जाना चाहिए जिसके अंदर ऊर्जा का संचार हो, जिसके अंदर वीरता का भाव आए, जिसके अंदर सत्यनिष्ठा का भाव आए, जिसके अंदर इस दैवीय जो संदेश है उसको आगे बढ़ाने का भाव आए, समाज को और व्यक्ति के चरित्र निर्माण के स्वरूप में उसका कोई भाव आए। इस प्रकार के जो पक्ष अगर कला के अंदर प्रतिपादित होते हैं तो वो सौंदर्य अपने आप में एक सौंदर्य बोध लिए होते हैं और जनता और समाज उन सौंदर्य के प्रति उनका आकर्षण होता है और उनको वो स्वीकार करता है। तो सौंदर्य का जो दृष्टिकोण प्लेटो का था वो उपयोगितावादी सौंदर्य बोध को लेकर वो चलते थे, या संसार या समाज के अंदर और व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ चारित्रिक निर्माण, उत्साह, वीरता के भाव, शिक्षा और नीतियों को लेकर जो कलाएं ज़्यादा उपयोगी साबित हो पाती थी, वो उनका सौंदर्य बोध अन्य सौंदर्य कलात्मक सौंदर्य से कहीं ज़्यादा महत्व रखता था। ये एक प्लेटो की कला सौंदर्य के प्रति उनकी अवधारणाएं थी। वैसे आप अगर जैसे पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसका विस्तृत आपको प्रारूप मिल जाएगा, लेकिन समझाने के तौर पर ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्लेटो के थे, एक प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, और दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो ये जो दो सिद्धांत प्लेटो ने दिए और अपनी सौंदर्यात्मक अवधारणाओं को आगे बढ़ाया, लिखा। हालांकि कला की दृष्टि से अगर देखा जाए, आधुनिक अगर कला सोच को लेकर देखा जाए, तो प्लेटो की ये जो दोनों ही सोच थी, ये दोनों ही सोच कलाकार और कला की दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद नहीं है कला की दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने केवल मात्र वीर और उत्साह और इन विषयों को लेकर ही अपनी बात रखने को कहा। हालांकि इनके प्रवर्तित बाद के जो दार्शनिक थे, अरस्तु इनके शिष्य ही थे, इन्होंने प्लेटो के मान को रखते हुए उन दोनों बातों को अपने ढंग से व्यक्त किया और कलाकार की महत्ता को समाज के अंदर ज़्यादा उसकी स्वीकार्यता को उन्होंने बल दिया और कहा कि कला और कलाकार ही समाज के अंदर सृजन का भाव लाते हैं और रचना का भाव लाते हैं और बौद्धिक और भावात्मक रूप से समाज को स्वस्थ बनाते हैं। उन्होंने भी दोनों ही प्रकार की थ्योरी दी। अनुकरण की जो थ्योरी थी उसको भी उन्होंने परिभाषित किया तथा जो भावात्मक विषयों को लेकर, जैसे दुख, पीड़ा, करुणा के विषयों को लेकर जो कला सृजन की बात प्लेटो ने कही, तो उसके विपरीत उन्होंने थ्योरी ऑफ कैथारसिस, विरेचन का सिद्धांत भी उन्होंने दिया। तो जब अरस्तु के बारे में बात करेंगे तो विस्तृत उनके विषयों के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लेटो के बारे में पूर्व की चर्चा में भी अपन ने थोड़ा बहुत चर्चा की पूर्व के, और बाकी आज की, और आगे जो इसका दूसरा जो सौंदर्य शास्त्र है अरस्तु, उसके बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए